नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का जबरदस्त बेनिफिट लेते हुए जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम जल्दी से चालू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने सुधार लाए हैं। आप अगर एक ट्यूटर हैं, एक एजुकेटर है या एक टीचर हैं तो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आप एक पेरेंट्स तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेक्चर एंड तक देखें तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बुनियादी जानकारी जो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे चेंजेस या फिर हम बोल सकते हैं रिफॉर्म जो मेरी सरकार के द्वारा लाया गया है। और तीसरा जो सेक्शन है वो है आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वाला जो सेक्शन वो मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलें। देखिए, जो एट प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी है, अभी जो 29/7/2020 के पहले तक चल रही थी, जो हम अभी तक का फॉलो कर रहे थे, ये सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। ये लाया गया था 1986 में, जो कि हम अभी तक का 35 ईयर्स का फॉलो कर रहे थे। और अभी 29 को मेरी सरकार ने पब्लिक डोमेन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 35 ईयर्स के बाद में सुधार किया है, पब्लिक डोमेन में सामने रख दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये जैसे ही रखा गया उसी के साथ ही साथ में कैबिनेट ने अप्रूवल कर लिया, मतलब कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। और इसको एक और एक टर्म यूज किया गया जिसे बोलते हैं नेशनल एजुकेशन बिल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया और जैसे ही अप्रूवल हो गया तुरंत ही एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम्ड किया। वो बन गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर दूसरा टर्म भी यूज किया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री। बहरहाल जो ये नेशनल हायर एजुकेशन बिल है वो अभी भी पार्लियामेंट में टेबल पे रखना है। मींस जब पार्लियामेंट्री सेशन चालू होगा, फर्स्ट जो मॉनसून सेशन होगा तब रखा जाएगा, पूरी तरीके से ये अप्रूवल हो जाएगा। और एक बड़ा सुधार के रूप में देखा जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी पहले आ गई, पब्लिक के सामने रख दिया गया 29 को, और तुरंत उसके बाद में कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूवल कर लिया। और अप्रूवल जैसे किया तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम बदल के क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाने लगी। ऑल्दो एक मुद्दा आगे गहराएगा जिसे बोलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये जो एजुकेशन है ये पूरा पूरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ही ये होता है स्टेट और सेंट्रल दोनों ही इस विषय में कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। तीन प्रकार की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है एक होता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट अपने विषय पर कानून बनाती है, सेंट्रल लिस्ट वो सिर्फ पूरा सेंट्रल के जुडिडिक्शन में आता है, और कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाती है। एजुकेशन जो है वो पूरा किसमें आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि एजुकेशन विषय किसमें आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और आपको ये भी चीज क्लियर हो गई कि जो ये नेशनल एजुकेशन बिल अभी पार्लियामेंट में रखना है। तो हम बातचीत कर रहे थे कि गवर्नमेंट को 35 ईयर्स के बाद में हमने एक सुधार किया, और एक ये बड़ा सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी देश में एक सुधार करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये जो पूरा सुधार है, ये पूरा आइडिया है, ये कहां से आया था। ये पूरा आइडिया जो था, जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2014 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन के मैनिफेस्टो रखा था, उस समय ही उनने अपने मैनिफेस्टो में ही डिक्लेरेशन दे दिया था कि हम एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कई ऐसे टर्म्स यूज किए गए, जैसे एग्जाम के लिए नो फर्स्ट यूज डॉक्टर, इसमें भी चेंजेस लाने के लिए बोला, न्यूक्लियर पॉलिसी में भी चेंजेस लाने के लिए बोला। तो उसी तर्ज पे मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन था कि नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हम
लाएंगे या चेंजेस लेके आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा रामलला, वो भी मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन था। तो जब आइडिया 2014 में आ चुका था बीजेपी का और इलेक्शन जब जीत ली गवर्नमेंट ने, उसके तुरंत बाद 2015 में मेरी सरकार ने एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी टी एस सुब्रमण्यम की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। और ये जैसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में टी एस सुब्रमण्यम कमेटी ने, जो कि एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी है, इनने कुछ रिकमेंडेशन दिया। बहरहाल इनका रिकमेंडेशन अप्रूवल नहीं हुआ, मेरी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन सुधार में नहीं बदल पाया। अब फिर उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने 2016 में डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी, रिपीट कर रहा हूं मैं नाम, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसे हम बोलते हैं के कृष्णा कस्तूरी रंगन कमेटी के रूप में आता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन को सबमिट किया 31 मार्च 2019 को, और रिपोर्ट पूरी सबमिट की 31 मार्च 2019 को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पूरा रिकमेंडेशन 29 जुलाई 2020 को ले लिया। हम थोड़ा सा एक और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के ऊपर है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन साहब 1994 से लेकर 2003 तक का इसरो के हेड रहे। मैं इसलिए फैक्ट कलेक्ट कर रहा हूं कि आप जो सबऑर्डिनेट एग्जाम देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएस दे रहे हैं, झारखंड पीएससी दे रहे हैं, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो के कस्तूरी रंगन साहब इसरो के हेड रह चुके हैं 1993 से लेकर 1994 से लेकर 2003 तक का। ये चांसलर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और एनआईआईटी के लिए। अच्छा, अगर हम अवार्ड्स के बारे में बात करें तो ये अवार्ड विनर है सेकंड सिविलियन अवार्ड, फिर उसका थर्ड सिविलियन अवार्ड और फोर्थ सिविलियन अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों अवार्ड जीत चुके हैं। खैर, बहरहाल हम अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 31 मार्च 2019 को। 29 जुलाई 2020 को मेरी सरकार ने ये पूरा रिकमेंडेशन ले लिया, और साथ ही साथ में तुरंत ही कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूवल कर दिया। और जैसे अप्रूवल किया, मैंने आपको बताया कि तुरंत जो एचआरडी है उसका नाम क्या हो गया, बदल गया, और जो कि क्या बन गया आपका, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब हमें यहां पे ये जानना है, जो के कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा सुधार है एजुकेशन में, तो हमें यही चीज जानना है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया और क्या सुधार किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा। देखिए, एजुकेशन सिस्टम को अगर हम जानना है तो हम दो चीजें कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सेकेंड वाले टॉपिक पे एंटर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं रिफॉर्म्स, और साथ ही साथ में इंपैक्ट को भी मैं साथ ही में समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन पार्ट आपको पता होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस का फॉर्मेट है। तो देखिए, पहला सुधार तो ये आ गया कि 31/7/2020 के बाद एचआरडी जो है वो रीनेम्ड हुआ, और वो कहलाने लगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री 29 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी पब्लिक के सामने रखा गया, तुरंत उसके बाद में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, और 31 से जब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया आधी रात से ही, एचआरडी बन गया अब एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अब ये एचआरडी कहलाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आप एक जगह अपना सुधार कर लीजिए, कहां पे, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपसे कहला जाएगा। दूसरा सुधार जो है, जो मेरी सरकार की कर रहे हैं, वो है एजुकेशन सिस्टम में सुधार।
इस एजुकेशन सिस्टम को हम दो पार्ट में रख रहे हैं। एक तरफ देखेंगे स्कूलिंग एजुकेशन और दूसरी तरफ देखेंगे हायर एजुकेशन। तो मैं पहले बातचीत करता हूं किससे, स्कूलिंग एजुकेशन से, फिर उसके बाद किस में आऊंगा, मैं हायर एजुकेशन में आऊंगा। तो हम दोनों को देखने की कोशिश करेंगे, पुराना कैसा था और नया क्या है। आपको पता होगा पुराना जो सिस्टम है जिसे बोलते हैं 10+2, वो पूरी चीज रिप्लेस हो गई। अब जो नया फॉर्मूला आया है वो आया है 5+3+3+4। रिपीट करता हूं मैं, 5+3+3+4। ये बेसिकली 5 को एक स्टेज माना गया, थर्ड को एक स्टेज माना गया, फिर 3 साल को एक स्टेज और फाइनल स्टेज यानी कि 4th स्टेज। तो हम फर्स्ट स्टेज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 5 साल को क्या कहलाया जाएगा, फर्स्ट स्टेज, जो कि कहलाएगा क्या, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले के 5 वर्ष हम ऐसे ले लीजिए, एक कोई बच्चा हो, जैसे वो स्कूल जाना चालू किया तो वो पहला जाएगा प्ले नर्सरी ग्रुप, फिर उसके बाद ये कहलाएगा पहला साल, फिर उसके बाद KG1, KG क्लासेस, KG1, KG2, फिर क्लास 1, क्लास 2। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज है ये कहलाएगा, कंसीडर किया जाएगा फर्स्ट। कहां से कहां तक का, PNG से लेके क्लास 2 तक का। अब सुधार किस जगह पे आ रहा है, भारत सरकार ये बोल रही है, मेरी सरकार ये बोल रही है कि इस दौरान यानी कि फाउंडेशन स्टेज के दौरान बच्चे को पढ़ाई का बोझ नहीं दिया जाएगा। इंटरैक्टिव लर्निंग के थ्रू, खेल खेल में पढ़ाई को क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिसे बोलते हैं गेम्स एंड स्टडी। गेम्स एंड स्टडी आप देखते होंगे, एक 2 साल का सेकंड क्लास का बच्चा बहुत हैवी बैग लटका के जा रहा, वो पूरे सिस्टम को सुधार कर दिया गया। मेन ऑब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट का, इंटरैक्टिव लर्निंग और स्टडी विद गेम्स, स्टडी विद गेम्स। और ये कहला है हमारा क्या, फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद आएगा सेकंड, जिसे बोलते हैं सेकंड स्टेज, जो कि नेक्स्ट 3 इयर्स। फॉर्मूला एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं, 5+2 एक्सटेंशन, 5+3+3+4। तो 5 स्टेज, फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दिया 5 साल का। अब हम सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं। सेकंड स्टेज है 3 साल का, जिसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसे बोलते हैं बेसिक स्टेज। इस बेसिक स्टेज में बच्चे को मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम किया जाएगा स्कूल के द्वारा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आया है कि इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। यूजुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या करते थे, मैंडेटरी करते थे, मगर इस ड्यूरेशन में जो थर्ड से लेके 5th तक का स्कूलिंग एजुकेशन रहेगा, बच्चे को रीजनल लैंग्वेज, उसके क्षेत्रीय भाषा में 5th क्लास तक का पढ़ाया जाएगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका जो इंपैक्ट वाला सेक्शन है, अगर फर्ज कीजिए महाराष्ट्र का कोई बच्चा है जो अपने मदर टंग में ही पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है और उसको मैंडेटरी किया जाता था इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा कि आप इंग्लिश में पढ़ो, या फिर कोई केरल का बच्चा है जो मैंडेटरी किया जाता था इंग्लिश मीडियम के द्वारा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, तो उसके वजह से एक सबसे बड़े इशू ये आता था कि ड्रॉप आउट वो बढ़ जाते थे। उदाहरण के लिए आप ऐसे ले लीजिए, MP UP जो बेल्ट है वो पूरा हिंदी बेल्ट है। बच्चा अधिक कंफर्टेबल होगा समझने के लिए अपने रीजनल लैंग्वेज में। अब रीजनल लैंग्वेज में समझने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा तो ड्रॉप आउट की संख्या जो है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा रिपोर्ट बोलती है कि मेजॉरिटी ड्रॉप आउट इसलिए होता था, पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता था, बिकॉज ऑफ द मैंडेटरी ऑफ इंग्लिश। तो गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट एक बड़ा बैरिकेड को खत्म कर दिया, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। खत्म तो नहीं किया, रीजनल लैंग्वेज ऐड कर दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज समझ आ गई। इस सेकेंड स्टेज में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम किया जाएगा। हम जल्दी से आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे। एक बार जल्दी से फिर से रिकलेक्ट करते हैं। 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। हमने स्टार्टिंग के 2 कर चुके हैं, 5 और 3 अभी तक कर चुके हैं। हम नेक्स्ट 3 पे बात करने हैं, यानी कि थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज यानी कि स्किल डेवलपमेंट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लास 6th
क्लास 7th, क्लास 8th, इसमें सिर्फ और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा बच्चे के थ्रू, और इंटर्नशिप कराई जाएगी बच्चे को। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाएगी। अब देखिए इसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट इस प्रकार से पड़ेगा, कोई एक एक्स नाम का व्यक्ति जैसे ही 6th क्लास में गया, उसने कोडिंग सीख ली। अगर फर्ज कीजिए उसको पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है तो वो इंटर्नशिप कर सकता है कोई इंपॉर्टेंट प्रिंटर के द्वारा। किसी को प्रेस बहुत अच्छा लगता है, मीडिया बहुत अच्छा लगता है, विशेष कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, इंटर्नशिप कर सकता है। मगर एक होलिस्टिक वे में अगर हम देखें, अगर 130 करोड़ की जनसंख्या है और उसको हम उस डेमोग्राफी को देखने की कोशिश करें, तो मैंडेटरी किया जा रहा है कोडिंग प्लस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि एक प्रकार से एप्लीकेशन को डेवलप करने की बात की जा रही है। जैसे चाइना, कोरिया में छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे खेलते हैं। इसका एक बेसिक कारण है, देखिए जो आने वाला फ्यूचर है वो 3 चीज पे बेस्ड है। पहला है जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है डेटा जो कि स्ट्रैटेजिकल एसेट है, तीसरा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और चौथा है इंटरनेट और थिंक। आप ऐसे सोच सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 10 तक जे चुका है, द्वार पे खड़ा है हमारे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप सिंपल तरीके से ऐसा समझिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 का हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 पूरा पूरा यूरोप तक सेंट्रिक था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 राजीव गांधी के टाइम पे ही जब चालू हो चुका था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, उसका भी कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ऐसा बोला जाता है कि वो पूरा पूरा सेंट्रिक होगा इंडिया में, क्योंकि ये दुनिया है डेटा की, और इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा काम करता है। और अब बच्चे हमारे माउस से खेलेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा ये है, मेरी सरकार का एजेंडा ये है कि कोड को डेवलप किया जाएगा, कोडिंग्स को बिल्ड किया जाएगा। 6th क्लास से बच्चे लोग कोडिंग सीखेंगे इस पूरी चीज में, और प्लस कोई विशेष अगर उसको सब्जेक्ट पसंद है तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये 3rd स्टेज भी पता चल गया होगा, जो कैसा स्टेज है, मिडिल स्टेज। अब हम जल्दी से बातचीत करेंगे किसके ऊपर, जिसे बोलते हैं 4th स्टेज। फॉर्मूला फिर से याद कीजिए, वही 5 + 3 + 3 + 4। अब जो ये 4th फॉर्मूला, अच्छा इसमें एक और एक चीज आपको जानना ये भी जरूरी है, ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ में एक और एक चीज जानना जरूरी है कि इंपैक्ट एक और एक जगह पड़ेगा। 6th क्लास से 9th क्लास तक का अब जो सिस्टम आ रहा है, सिस्टम जो बिल्ड होने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब जो टेस्ट होते थे नया और पुराना हम दोनों देख लेते हैं। जैसे कि पुराने टेस्ट होते थे वो मंथ ऑफ जुलाई में आप एडमिशन लेते, एनरोलमेंट होते थे और अगस्त तक का हो जाता था। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक का आप पढ़ाई करते थे और अच्छे मार्क्स ले लेते थे। बट 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का अब जो नया फॉर्मेट आया है एज पर एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब पूरी चीज क्या की गई है, सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा, यानी कि इसको सरल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं सॉरी कि आपको साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप 2 महीने रट के पहले अच्छे मार्क्स ले आते थे, अब ऐसा सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपको पूरी साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसे हम बोल सकते हैं 360 डिग्री अप्रोच, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या आप अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। इसको आप सरल तरीके से ऐसा बोले कि आपको सशक्त किया जा रहा है, इंपावर्ड किया जा रहा है। जो समय की मांग है, स्टूडेंट को खुद अपने डिसीजन लेने का हक है, उसका एक फंडामेंटल राइट्स है, उसको ही दिया जा रहा है। कैसे चेक किया जा रहा है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए। आप ऐसे समझ लीजिए आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के भी मार्क्स जुड़ेंगे इस पूरी चीज में। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी 3 स्टेज समझ आ गई है। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज यानी कि 4th स्टेज वाला जो फॉर्मूला था,
5+3+3 का, और इसमें जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है फोर्थ स्टेज का, लास्ट 4 ईयर कब तक? क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। अब यहां तक का आते आते बच्चा अपना एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाता है और उसके गोल्स जो है सेट हो जाते हैं। इसको सरल तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो जो रटंत विद्या वाला पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा और विस्डम ऑफ नॉलेज वो रह जाएगा। जो रट रट के आप पढ़ते थे वो पूरी चीज खत्म हो जाएगी और उसके जगह पे आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसी समय आप स्ट्रीम भी सेलेक्ट करते हैं, और स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक पूल बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए आप साइंस भी लेना चाहते हैं और हिस्ट्री भी आपको पसंद है, तो आप दोनों चीज पढ़ सकते हैं। मगर एक चीज यहां पे अनिवार्य रहेगा, वही सेमेस्टर सिस्टम। बोर्ड एग्जाम के ऊपर अभी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे आ जाए। अच्छा, बोर्ड एग्जाम पे ऐसा बोला गया कि रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकता है स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम। तो उम्मीद करता हूं आपको 2 स्टेज तो समझ आ गई, 2 से 3 स्टेज। अब देखिए, हम हमारे दूसरे सेक्शन पे एंटर करते हैं, जो आपका हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था एजुकेशन सिस्टम को। स्कूल एजुकेशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम एंटर करते हैं हायर एजुकेशन। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं किसमें? हायर एजुकेशन। अब देखिए कहां कहां सुधार आ रहा है, समझते चलिए। 12वीं के बाद जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ आता है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है इसका 12th के बाद, उस समय हायर एजुकेशन को अगर हम क्लासिफाइड करने की कोशिश करें तो हमें 3 बातें जानना है। पहला टर्म यूज हुआ, उसे बोलते हैं मल्टीपल एंट्री सिस्टम। दूसरा टर्म है मल्टी एग्जिट सिस्टम, और तीसरा टर्म यूज हो रहा है क्रेडिट ट्रांसफर बैंक। ये तीन ही टर्म को हम लेके चलेंगे, एग्जाम्पल रख रख के कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला मैं टर्म यूज कर रहा हूं जिसे बोलते हैं मल्टी एंट्री सिस्टम, और मल्टी एग्जिट सिस्टम को समझने की कोशिश करता हूं किसके अंदर? हायर एजुकेशन के अंदर। उदाहरण के लिए आप ऐसा ले लीजिए, कोई व्यक्ति बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है, 1 वर्ष बाद उसको लगा कि मुझे ये बीएससी कंप्यूटर साइंस मेरे के बस की बात नहीं है, मैथ्स जैसा विषय मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उसको लगा कि बीए में मैं ज्यादा अच्छा हूं, और उम्मीद से वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि 1 वर्ष बाद जैसे ही उसने छोड़ दिया तो उसको कुछ भी डिग्री नहीं मिलेगी, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मगर एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो बिल रखने वाले हैं, उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक का एक कोई कोर्स कर लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष तक का कोई कोर्स कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और छोड़ देता है इसी बीच में अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है उसके साथ में तो वो छोड़ देता है, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष का कोर्स करता है पूरा तो उसको डिग्री मिलेगा। 4 वर्ष का कोर्स करता है, डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट दोनों मिलेगा। अब रिसर्च सर्टिफिकेट मिल रहा है तो यहां पे एक और एक चीज खत्म कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसे बोलते हैं एमफिल। अब डायरेक्टली एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं रिसर्च में? इसको सरल तरीके से ऐसा समझे तो हमारे यहां पे एक रिसर्च को बढ़ावा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए इजराइल में होता है, क्योंकि पेंडेमिक ने बहुत सारे सुधार किए और इस सुधार में एजुकेशन सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी पूरी चीज को एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो फॉर्मूला है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री किस प्रकार से मिल रहा है। जैसे फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति ने 2 साल कंप्लीट कर लिया बीएससी और उसने छोड़ दिया। हम ले लेते हैं कोई एक एक्स नाम का व्यक्ति, 1 वर्ष उसने किया। अब जैसे ही 1 वर्ष किया वो कंसीडर कैसा किया गया? फर्स्ट स्टेज, और उसने कारणवश छोड़ दिया, उस एकेडमी ईयर को छोड़ दिया।
मगर ये जो फर्स्ट स्टेज है एक्स नाम का व्यक्ति, उसका क्रेडिट क्या हो गया, ऐड हो गया। ये पूरा क्रेडिट कहां पे स्टोर होगा, ये डिजी लॉकर में स्टोर होगा, डिजिटल लॉकर में, जिसे हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आप समझ पाए, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति, या आप अपने आप को ही रख लीजिए, आपने 2 साल इंजीनियरिंग की और आपका मन बोला कि अब मैं छोड़ देता हूं, मेरे को नहीं हो पाएगा इंजीनियर, मगर उसके 2 वर्ष तो वेस्ट हो गए। मगर अब ऐसा नहीं होगा, वो कहलाया जाएगा एकेडमी ईयर, और उसका क्रेडिट जो है स्टोर हो जाएगा कहां पे, वो पूरा क्रेडिट डिजिटल लॉकर में स्टोर हो जाएगा, जो हम बोलते हैं एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट। समझ पाए आप ये पूरी चीज। और जब उसने दूसरा विषय सेलेक्ट करके उसने डिग्री भी कंप्लीट कर लिया और उसने बोला कि अब 5 साल बाद मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहिए, तो वो कंप्लीट भी कर सकता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो डिग्री है, उसका जो क्रेडिट है वो क्या है, स्टोर्ड है। समझ पाए। चलिए, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, ये जो क्रेडिट वाला सिस्टम है एक और एक जगह यूजफुल है। आप अपने आप को रख लीजिए, मैं अपने आप को रख लेता हूं। फर्ज कीजिए आप बी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सेकंड सेमेस्टर का आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ये कहलाया 1 वर्ष। और 1 वर्ष में आपने जितने भी क्रेडिट कमाए, ये क्रेडिट बैंक में आपके डिजिटल लॉकर में जाके क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक्सेस पॉइंट तब मिलेगा जब व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप इंटरव्यू के लिए गए कहां पे, आईबीएम के पास में। आईबीएम डायरेक्टली आपका क्या चेक करेगा, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। इसको सरल तरीके से ऐसा समझिए कि एक भी वर्ष जो एकेडमी में गुजारा किसी व्यक्ति ने, वो वेस्ट नहीं जाएगा इस पूरे प्रक्रिया के दौरान। ये एक बहुत ही बड़ा सुधार है, क्योंकि हमारे पे नंबर ऑफ ड्रॉप आउट बहुत अधिक होते थे। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि दूसरा सुधार मेरी सरकार के द्वारा क्या क्या लाया गया। 2 जगह सुधार लाया गया, एक तो सिलेबस और दूसरा है जिसे बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर सिलेबस की बात करें, हम 2 चीजें देखेंगे, एक तरफ ओल्ड, दूसरे तरफ न्यू। ओल्ड सिलेबस की बात करें तो अगर हम देखें, थोड़ा बहुत चेंजेस हर जगह रहता था। जैसे एमपी का सिलेबस में थोड़ा चेंजेस रहता था, जैसे उदाहरण के लिए सीबीएसई का सिलेबस में थोड़ा चेंजेस रहता था। उदाहरण के लिए आप ऐसा ले लीजिए, आईसीएसई के सिलेबस में थोड़ा सुधार रहता था, जिसको हम एक शब्द में ऐसा बोला जाता था, एक यूनिफाइड सब्जेक्ट, एक यूनिफाइड सिलेबस नहीं रहता था इंडिया के ज्योग्राफी के अंदर, और ये दुर्भाग्य था। मगर वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत सारा सिलेबस को यूनिफाइड कर दिया गया, और इसको यूनिफाइड करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसे बोलते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये पूरा क्या करेगी, यूनिफाइड करेगी और एक सिलेबस लाएगा। अब प्रश्न आता है कि इस पूरी चीज से प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। हम उदाहरण के रूप में 2 चीजें रखते हैं, एक एक्स नाम के व्यक्ति को रखते हैं और एक तरफ रखते हैं ए नाम के व्यक्ति को। एक्स नाम का व्यक्ति कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और ए नाम का व्यक्ति कोई इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है। एक मन में सुपेरियरिटी आ जाती है ए नाम की व्यक्ति की, हम कोई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ यूनिफाइड सिलेबस नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मगर जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट होगी, तो पूरा सिलेबस कैसा होगा, यूनिफाइड हो जाएगा, और कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ना गवर्नमेंट स्कूल और ना इंटरनेशनल स्कूल के बीच में। एक इक्वल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि इक्वल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो आपको इंपैक्ट समझ आ गया। अब हम इधर पे एक और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। एक और एक जो सुधार हुआ है जिसे बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? यानी कि फर्ज कीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, 12वीं में उसके परसेंटेज कुछ कम आए, यानी कि कट ऑफ से थोड़ा कम हो गया, और उसी वर्ष उसका कट ऑफ हो गया 95%। अब वो बड़ा बेचारा फंस गया कि मैं जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं। अब उस चीज के लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा, मेरी सरकार के द्वारा
एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो रखा गया। इसके माध्यम से वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देगा और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ले सकता अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। मगर इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से बाहर रखा गया, एग्जेम्प्टेड रखा गया, वो है आपका लीगल प्लस मेडिकल, क्योंकि इनके थोड़े सिस्टम अलग हैं। जैसे लीगल सर्विस के लिए दूसरी एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेडिकल के लिए नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और आपको एक ओवरव्यू पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट होने वाली है। ऑल दो चीजें अभी डेवलपमेंट में हैं और हम ऐसे ही वीडियो बनाते चलेंगे छोटे छोटे। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।